जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनवरी 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह आया है उसमें हम लोग देखेंगे सार संग्रह का यह पहला वीडियो होगा। इसमें 2 वीडियो आएगा। आज आधा क्वेश्चन करवाएंगे, आधा क्वेश्चन कल रहेगा आपका, ठीक है। और यह जितने भी एग्ज़ाम होता है, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, जितना भी आता है सब एग्ज़ाम के लिए यह क्या होगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपका। तो चलते हैं, देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट देखेंगे, भारतीय इतिहास से संबंधित है। करें कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया। तो यह वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया। तो यह प्रजापति आपका राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यह शर्मन नाम से, ठीक है। आगे है, करें कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु नदी है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यह कठोप उपनिषद में। अधर्यु का अर्थ होता है क्या, यज्ञ करने वाला पुरोहित। अधर्यु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। आगे है, करें कि माध्यमिक और योगाचार का संबंध है। महायान बौद्ध मत की दार्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से है। तीसरी बौद्ध संगति यह किस शहर में आयोजित किया गया था। यह पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ प्रतिमा संबंधित है। यह किस काल से, यह गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ यह बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, यह गुप्त काल से। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधी राज्य द्वारा किया जाता था, यह बनाई थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथा किसने शुरू किया। यह सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। उसके बाद चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। करें कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार ही यह वक्तव्य कांग्रेस के किस विचारधारा से संबंधित है। यह उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा उदारवादी। नेक्स्ट है, करें कि कांग्रेस मंच से स्वराज्य शब्द का उद्घोष कब हुआ था। तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष जो हुआ था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है। यह अरविंद घोष का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र यह कौन से है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों जो पत्रिका है वह किसका है, यह एनी बेसेंट का। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसके कार्य सोते हुए यह भारतीयों को जगाना है। यह कथन है एनी बेसेंट का कि मैं एक भारतीय टमटम हूँ जिसकी कार्य सोते हुए यह भारतीयों को जगाना है। मेरे लिए धर्म के लिए यह राजनीति का मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन है महात्मा गांधी का कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का एक क्या है, राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को क्या करती है, मार देती है। कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स यह किसने लिखी। यह कृष्ण मेनन ने। किसने, कृष्ण मेनन ने। नेक्स्ट चलते हैं, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख यह करके प्रसिद्ध किया। यह सन्यासी विद्रोह को, और यह आनंद मठ में जो उल्लेख है यह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। यह 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में
ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो यह रॉलेट एक्ट, ठीक है। और नरसंहार की घटना जो घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था। आगे चलते हैं, आपका आगे देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न है। करें कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला है, किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रदान द्वारा जो है होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान क्या है? तात्पर्य है तो करें कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदाता ये मतदान वरीयता क्रम में दिए जाते हैं, ठीक है। मतदान जो है यह वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। आगे है कि भारत में लोकसभा में जो है पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? यह 1963 में लोकसभा में, भारत में लोकसभा में पहला बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में यह 347 वोट पड़े थे। अगला है, करें कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन यह बुलाता है कौन? यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता करेगा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भाग 3, और भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को ही यह भारत का, यह संविधान का क्या कहते हैं, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ के प्रेरणा पर आधारित है? यह कनाडा के जो है प्रेरणा पर आधारित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, करें कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल यह 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए यह कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, टोटल कितना हो गया? 22। यानी सरकारी उपक्रम समिति, इसको कहते हैं वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। नेक्स्ट चलते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। करें कि दूरसंचार के लिए वायुमंडल किस परत पर का उपयोग किया जाता है? यह आयन मंडल, ठीक है। यह दूरसंचार के लिए यह वायुमंडल के किस परत का जो है उपयोग किया जाता है? यह आयन मंडल का। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है बहिर्मंडल, जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, यानी कि इसका कोई बहिर्मंडल का सीमा नहीं होता है। किस देश में पंपास घास के मैदान? तो पंपास घास के मैदान यह अर्जेंटीना में मिलेगा आपको। मैजिनॉट रेखा यह किस देश के बीच? यह फ्रांस और जर्मनी के बीच यह मैजिनॉट रेखा में मिलता है। नेक्स्ट है, करें कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 150 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद है, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह चुटक जल विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थित है, जो कि कारगिल जिले में कहाँ पड़ता है? कारगिल जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, यह ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ग्रैंड कैनियन को जो एक घाटी का उदाहरण है एवं एक अपरदनजन्य
भूभाग स्थित है? यह अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यह सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रा से। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत सरकार ने पहली यह वन नीति यह कब जारी किया था? तो भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जो जारी किया 1952 में किया था। अगला है पर्यावरण और जैव विविधता। करें कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जिसे यह IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यह है पौधे, जानवर की स्थिति और अन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा है को वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूल्यांकन प्रणाली में से एक है, जिसको कहते हैं IUCN रेड लिस्ट कहते हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था। याद रखिएगा कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 43। करें कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? यह एजेंडा 21। एजेंडा 21। भारत में तेंदुआ हिम परियोजना आरंभ हुआ था कब? 2009 में। भारत में तेंदुआ हिम परियोजना जो आरंभ हुआ था 2009 में। भारत में हाथी परियोजना जो आरंभ हुआ 1992 में। डॉल्फिन परियोजना आरंभ हुआ 1997 में। अब आगे चलते हैं, करें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसका उद्देश्य है पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना। पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ने WWF जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला है, करें कि एक पारितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है, ठीक है, निकेत कहा जाता है कि एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। परितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रथम यह प्रयोग जो है यह किसने किया था? यह ग्रिनेल्स ने 1971 में। ग्रिनेल्स ने 1971 में। इसके बाद आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन, इससे भी इसको देखते हैं। करें कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार की आशा योजना किस यह प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है? तो भारत सरकार की जो आशा योजना है यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से। याद रखिएगा कि भारत सरकार का आशा, जिसको कहते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट योजना, किस प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वह आत्मनिर्भरता, जो कि 1969 से यह 1974 तक चली थी। आगे चलते हैं, करें कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। अगला है, करें कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसके वार्षिक प्रकाशन है? यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का, जो कहते हैं IBRD बैंक, ठीक है। करें कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यह वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में उसे क्या कहा जाएगा? यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो इसको कहते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा में कि मूल्य ह्रास हुआ है, मूल्य ह्रास हुआ है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वस्थ शिक्षा, जीवन स्तर, स्वच्छ शिक्षा और जीवन स्तर यह मानव विकास सूचकांक का आधार माना जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर
भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? यह अप्रैल 2002 में जारी किया गया। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली यह मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? यह अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। अगला चलते हैं 58 नंबर प्रश्न पर। 58 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि 58 नंबर प्रश्न, सरकारी खर्च में यह वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाले किसी भी यह कमी को कहा जाता है ह्रासकारी प्रभाव। ठीक है, ह्रासकारी प्रभाव यानी सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाले यह किसी भी कमी को कहा जाता है ह्रासकारी प्रभाव। उसके बाद है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है आय में समानता, आय में असमानता। यह अल्प विकसित देश में गरीबी का जो मुख्य कारण माना जाता है वह आय में असमानता। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि हरित सूचकांक यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह हरित सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अब देखिए सामान्य विज्ञान, आपका शिक्षा और बाल मनोविज्ञान और खेल कूद, संप्रेषण संचार, कंप्यूटर विविध, ये हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।